हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एवरी नाउ क्लासेस। और सभी लोगों को बिलेटेड हैप्पी होली। क्योंकि होली पे हम लोग वीडियो नहीं बना पाए, तो अब उसके बाद से बिलेटेड ही हम लोग विश कर रहे हैं हैप्पी होली सबको। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल एग्री नाउ क्लासेस पे अरुण कत्यान की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें कि सब जनरल एग्रीकल्चर यानी टोटल पोर्शन कवर किया जाएगा। इसमें वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, जिसमें वॉल्यूम 1 स्टार्ट हुआ है, जिसका चैप्टर 1, 2, 3 हो चुका है, मतलब ऑलरेडी वीडियो पढ़ चुका है, उसको हम पढ़ चुके हैं। और आज चैप्टर 4 जो इकोलॉजी का कुछ पार्ट जैसे अलग अलग पार्ट में बनता है, तो कुछ पार्ट इसके भी अपलोड हो चुके हैं। इसके बाद से नेक्स्ट इकोलॉजी में ही जानते हैं और भी चीज़ें, जैसे कि हार्वेस्टिंग इंडेक्स जानेंगे, सोर्सिंग रेशियो जानेंगे, एग्री इकोलॉजिकल जोन जानेंगे, क्लाइमेटिकल जोन जानेंगे। धीरे धीरे इसमें पूरे चैप्टर हम पढ़ते हैं। तो इसके पहले हम बात कर चुके हैं इकोलॉजी के बारे में, माइक्रो क्लाइमेट एट प्लांट लेवल एंड माइक्रो क्लाइमेट एट सॉइल लेवल। आज हमको पढ़ना है सिंक सोर्स रेशियो, कि सिंक और सोर्स क्या होते हैं, इसके क्या रेशियो होते हैं, इसको क्या कहा जाता है। आज हम इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोर्स की। तो जब हम एग्रीकल्चर में सोर्स और सिंक क्या होता है अभी हम समझते हैं। कि सबसे पहले जब सोर्स की बात करते हैं तो लिखा है यहाँ पे कि सच पार्ट ऑफ द प्लांट वेयर फोटोसिंथेसिस अकर्स जनरली लीव्स आर द सोर्स, कि पौधों के ऐसे पार्ट्स जिसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, पौधों के ऐसे पार्ट जिसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, उसी को हम सोर्स बोलते हैं। जनरली ये लीव्स होते हैं, ठीक, मतलब लीव्स ही होते हैं। क्योंकि हर प्लांट में ना उसके पत्तियों में ही फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है। और फोटोसिंथेसिस क्रिया क्यों होती है, ये सभी आप लोगों को पता है कि खाना बनाता है पौधा अपने लिए, तो फोटोसिंथेसिस क्रिया करने के बाद ही बनाता है। और जो हम लोग को ऑक्सीजन मिलता है, फोटोसिंथेसिस का ही प्रोडक्ट है जो हमको ऑक्सीजन के रूप में मिलता है। अब समझते हैं सिंक क्या है। सिंक क्या है अब जानते हैं। वेयर फोटोसिंथेटिक्स एक्मुलेट इज कॉल्ड सिंक, मतलब कि फोटोसिंथेसिस के बाद जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक, वो जहाँ पे इकट्ठा हो रहा है वही सिंक है। सीधी भाषा में ये बोलते हैं कि जो भोजन पौधा बना रहा है, ठीक, और वो जैसे कि पौधा बनाते ही है, जैसे कार्बोहाइड्रेट बनाता है, स्टार्च बनाता है, वो कहाँ इकट्ठा हो रहा है, पौधे के जिस भाग में इकट्ठा हो रहा है उसी भाग को हम सिंक बोलते हैं। यही होता है सिंक और सोर्स। जनरली सभी प्लांटों के ग्रेन्स को ही सिंक बोलते हैं, बट इन द केस ऑफ पोटैटो, पोटैटो जो कि स्टेम का मॉडिफाई है, और पोटैटो में मतलब जो उसका ट्यूबर है वो सिंक है। पोटैटो की आलू की खेती में जो हम आलू का खेती करते हैं, वहाँ पे जो पोटैटो है, सिंक का वो काम, मतलब सिंक उसे बोलते हैं। और शुगर बीट में उसके रूट को बोलते हैं, रूट को सिंक बोलते हैं। और पालक जैसे कि स्पाइनेच है या पालक है, इसमें जो सिंक होता है वो लीफ ही होता है, और सोर्स भी लीफ ही होता है। तो जैसे कि कुछ क्रॉप में अलग अलग हो सकते हैं, मैं जैसे कि इकोनॉमिकल या इकोनॉमी के जितने भी क्रॉप हैं मैक्सिमम के ग्रेन ही होते हैं। तो जो सिंक होते हैं वो ग्रेन ही होते हैं, क्योंकि ग्रेन में ही भोजन इकट्ठा होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट इकट्ठा होता है जो हम अपने यूज में लेते हैं। अब बात करेंगे हम कि हार्वेस्टिंग इंडेक्स, अभी जैसे हमको पता आगे पढ़ना है कि हार्वेस्टिंग इंडेक्स, तो हार्वेस्टिंग इंडेक्स क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। फिलहाल अभी जानते हैं कि हार्वेस्टिंग इंडेक्स पे क्या इम्पेक्ट पड़ता है सोर्स और सिंक का। तो जैसे इसमें अगला पॉइंट बोल रहा है कि फॉर हायर हार्वेस्टिंग इंडेक्स डेवलपमेंट ऑफ सिंक इज द मोस्ट कंसर्न, मतलब कि हार्वेस्टिंग इंडेक्स हमको ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ सिंक सबसे ज़्यादा निर्भर करता है उस पर कि डेवलपमेंट कैसा हुआ है सिंक का। हार्वेस्टिंग इंडेक्स टोटली डिपेंड किस पे करता है, सिंक पे, कि सिंक कैसे डेवलपमेंट किया है। बट द डेवलपमेंट ऑफ सिंक डिपेंड ऑन 3 फैक्टर्स, कि अब सिंक की डेवलपमेंट पे हार्वेस्टिंग इंडेक्स डिसाइड होता है, और उस पर मतलब उसका इम्पेक्ट दिखेगा। और सिंक कैसे डेवलप होगा, इसका फैक्टर क्या है, इस पर क्या है, मतलब उसका प्रभाव पड़ता है, वो हम जानेंगे। जैसे कि सबसे पहला है गुड सोर्स, कि मतलब अच्छा सोर्स, यानी अभी हम सोर्स की बात की है ना कि सोर्स क्या होता है। तो जब अच्छा सोर्स होगा, यानी कि किसी भी प्लांट में जब फोटोसिंथेटिक क्रिया मतलब फोटोसिंथेसिस अच्छे से होगा,
तो भी हमको ज़्यादा से ज़्यादा सिंक प्राप्त होगा। तो उसके लिए गुड सोर्स होना चाहिए, मतलब कि किसी प्लांट में पत्तियाँ वहाँ की सोर्स होती हैं जो कि खाना बनाती हैं, तो अच्छा होना चाहिए, लीफ का डेवलपमेंट अच्छा हो जिस प्लांट में, उसका सिंक भी अच्छा होगा। पार्टीशन ऑफ फोटोसिंथेटिक्स, मतलब कि जो पार्टीशन होता है, पार्टीशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि जो फोटोसिंथेसिस से प्रोडक्ट जो बन रहे हैं ना, ठीक, फोटोसिंथेसिस से जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं उसी को फोटोसिंथेटिक बोलते हैं, और उसका कैसे पार्टीशन हो रहा है, ठीक है, जैसे कि स्टार्च कितना क्या बन रहा है, और कार्बोहाइड्रेट में जैसे कि सुक्रोज क्या बन रहा है, तो इसका पार्टीशन जो होता है ना, इस पे भी निर्भर करता है कि हार्वेस्टिंग इंडेक्स कैसा होगा। फिर अगला है ट्रांसलोकेशन ऑफ एसिमिलेटेड, कि मतलब फिर जो प्रोडक्ट बन रहे हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट बन गए, स्टार्च बन गए, मतलब सुक्रोज बन गए या स्टार्च बन गए, तो इसका ट्रांसलोकेशन जब होगा, मतलब कि कहाँ पे क्या भेजना है, जैसे स्टेम में स्टार्च पाया जाता है तो स्टेम में स्टार्च आ जाएगा। और जैसे कि अभी हम कोई भी फल, अगर जैसे कि फ्रूट का प्लांट है तो उसमें फ्रूट में कार्बोहाइड्रेट इकट्ठा होगा, तो कार्बोहाइड्रेट वहाँ पर ट्रांसलोकेट हो जाएगा। तो जब इन तीनों का डेवलपमेंट गुड सोर्स हो रहा है, मतलब और पार्टीशन अच्छे से हो और ट्रांसलोकेशन अच्छे से होगा, तो सिंक अच्छा डेवलपमेंट करेगा। फिर हम आगे देखते हैं कि अब अगला पॉइंट बोल रहा है या आगे बोल रहा है कि इन स्पाइट ऑफ गुड सोर्स इफ पार्टीशंस, मतलब पार्टीशंस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट वेल डेवलप्ड, मतलब कि अगर गुड सोर्स तो है, मतलब किसी प्लांट में अच्छी पत्तियां हैं, बहुत अच्छा मतलब सोर्स है उसका, क्योंकि जनरली लिप्स ही सोर्स होते हैं, तो सोर्स बहुत अच्छा है, लेकिन उसका जो फोटोसिंथेसिस बन रहे हैं और फोटोसिंथेसिस के बाद जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उसका पार्टीशन अच्छे से नहीं हो रहा है, तो भी सिंक अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएगा। तो सिंक उस समय क्या होगा कि पुअरली फार्म में, मतलब कि डेवलप्ड होगा, मतलब बहुत अच्छा से नहीं होगा, तो पुअरली डेवलप होगा, जिसके कारण से भी हाई हार्वेस्टिंग इंडेक्स जो होता है वो कम आएगा, ठीक है। तो अगर हम सोर्स सिंक और सोर्स रेशियो अधिक होगा, ठीक, कैसे होगा इसको हम जानेंगे कि मतलब क्या इसके लिए ज़रूरी है कि हायर सोर्स सिंक रेशियो हो, इसके लिए क्या ज़रूरी है। तो हम आगे देखते हैं कि क्या क्या ज़रूरी है। तो जैसे कि इसमें पहला पॉइंट है कि सोर्स शुड बी गुड, मतलब पहला तो यह है कि सोर्स तो अच्छा होना ही चाहिए, ठीक। फिर सेकेंड है कि पार्टीशन, ठीक, पार्सिटिंग लिखा हुआ है यहाँ पे कि पार्टीशनिंग ऑफ सोर्स दैट इज फोटोसिंथेटिक्स शुड बी वेल डेवलप, जैसे कि पार्टीशन जितना अच्छा होगा, ठीक, जितना अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पार्टीशन हो जाएगा सोर्स का, उतने अच्छा ही फोटोसिंथेटिक्स डेवलप होगा। और उसके बाद से अगला पॉइंट है कि ट्रांसलोकेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक्स मस्ट बी गुड, कि मतलब जब फोटोसिंथेटिक बन जा रहा है उसके बाद से उसका ट्रांसलोकेशन भी अच्छे से होना चाहिए, ठीक। और फिर जब फोटोसिंथेसिस ट्रांसलोकेशन हो जाएगा तो एक्यूमुलेट एज ए सिंक हो जाता है, कि मतलब फिर जो अपने जगह पे पहुंच गया तो वहाँ पे वो सिंक का काम करेगा, मतलब सिंक बन जाएगा, वहाँ पे स्थिर हो जाएगा। तो इसको हम एक डायग्राम के मदद से समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि पहला है कि फॉर्मेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक एज ए सोर्स, कि जब हम सोर्स पे बात करते हैं तो सबसे पहले फॉर्मेशन होता है फोटोसिंथेसिस का, फिर उसके बाद से पार्टीशनिंग होती है, मतलब उसको अलग अलग बांट दिया जाता है फोटोसिंथेसिस को, कि किसको स्टेम में जाना है, किसको फ्रूट में जाना है, किसको फ्लावर में जाना है, ऐसे ऐसे करके। फिर ट्रांसलोकेशन होता है, मतलब फिर उसको वहाँ पे पहुँचा दिया जाता है। और सबसे लास्ट या लास्ट प्रोसीजर है या सबसे लास्ट स्टेप है स्टोरेज ऑफ एसिमिलेटेड एज सिंक, कि फिर जब हम वहाँ पे भंडारण हो जाता है, जब पहुँच गया अपनी जगह पे, यानी फ्रूट में कार्बोहाइड्रेट पहुँच गया तो वहाँ इकट्ठा हो गया, फिर वो इकट्ठा हो गया तो वही हमारे लिए सिंक हो गया। जैसे कि अगर हम गेहूं की खेत में बात करते हैं, तो गेहूं की खेती जब हम करते हैं तो गेहूं में लीफ होता है, लीफ फोटोसिंथेसिस क्रिया करता है, और उसमें जब प्रोडक्शन मतलब खाद्य पदार्थ बनता है या कार्बोहाइड्रेट जो बनता है वो ग्रेन में इकट्ठा हो जाता है, तो ग्रेन यहाँ पे क्या है, सिंक है। तो इसको हम सीधी भाषा में भी समझ सकते हैं, जैसे कि सिंगल डायग्राम में, कि पहले सोर्स है, सोर्स से जब कार्बोहाइड्रेट या जो भी प्रोडक्ट बनेंगे वो पहले पार्टीशनिंग होगा, मतलब कि पार्टीशन होगा, और उसके बाद ट्रांसलोकेशन हो जाएगा, फिर वो सिंक बन जाएगा। तो ये सबसे सिंपल चार्ट है। अब इसके बाद हम समझते हैं कि हार्वेस्टिंग इंडेक्स क्या होता है और हार्वेस्टिंग इंडेक्स में क्या क्या होता है, ये हम समझेंगे।
अब नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग इंडेक्स। अब हार्वेस्टिंग इंडेक्स को हम समझते हैं क्या है और इकोनॉमी में के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या समझते हैं और इसका क्या फार्मूला है, हम यहाँ पे सब समझेंगे। कि इन द इकोनॉमी लिखा है कि द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ एसिमिलेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन दैट इज फोटोसिंथेसिस इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ हार्वेस्ट इंडेक्स या हार्वेस्टिंग इंडेक्स जिसको बोलते हैं। कि जब हम इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो कि जब कोई भी पौधा ठीक फोटोसिंथेसिस के फलस्वरूप अब क्या मतलब ले रहा है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, उससे क्या डेवलप कर रहा है, मतलब उसमें तो वेजिटेटिव ग्रोथ और ग्रेन ग्रोथ दोनों होगा ना। बायोलॉजिकल जिसे बायोलॉजिकल यील्ड भी बोलेंगे आगे चल के हम कि क्या होता है, इसको हम समझते हैं कि जब फोटोसिंथेसिस क्रिया से, अब फोटोसिंथेसिस क्रिया करता है पौधा तो उसमें क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करता है, वो ऑक्सीजन बना के हम लोगों के लिए दे देता है और मतलब और जीवों के लिए कि कार्बन डाइऑक्साइड लेता है हम लोगों से और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। इसी को जब हम सिस्टमेटिक तौर पे दिखाते हैं तो उसको हार्वेस्टिंग इंडेक्स बोलते हैं। अब इसको हम समझेंगे। हार्वेस्टिंग इंडेक्स को और भी एक नाम से जाना जाता है जैसे कि कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस। कि इफेक्टिवनेस का कोफिशिएंट इसका नाम है कि कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस भी इसको हार्वेस्टिंग इंडेक्स को बोलते हैं। फिर बात करते हैं कि हार्वेस्टिंग इंडेक्स का जैसे कि सबसे सिंपल फार्मूला, इससे बहुत इजीली हम लोग समझ पाएंगे क्योंकि कि क्या होता है हार्वेस्टिंग इंडेक्स। जैसे कि किसी भी प्लांट की बात हम करते हैं तो उसमें दो तरह के, जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो दो तरह के यील्ड होते हैं उसमें। तो पहला इसमें है कि अब हार्वेस्टिंग इंडेक्स का हम सबसे पहले यहाँ पे आई होना चाहिए, मिस प्रिंट हो गया है। हार्वेस्टिंग इंडेक्स का सबसे पहले हम फार्मूला समझते हैं। तो हार्वेस्टिंग इंडेक्स का फार्मूला है या इसका रेशियो भी बोलते हैं इसको, इकोनॉमिक यील्ड ठीक अपान बायोलॉजिकल यील्ड इनटू 100। मतलब अब इसको हम समझते हैं कि क्या है या कैसे होता है ठीक। अब कि किसी भी पौधे में जब हम हार्वेस्ट करते हैं तो हम उसका सबसे पहले, हमको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, ग्रेन होता है उसका। इकोनॉमिक यील्ड वही होता है कि जो भी पौधों में ग्रेन है या ग्रेन हो गया, जैसे कि फ्रूट प्लांट से फ्रूट्स हो गए तो ये उसका इकोनॉमिक यील्ड हो गया। फिर बायोलॉजिकल यील्ड में क्या बचता है, जैसे कि अब हम बहुत सिंपल एग्जांपल समझते हैं वीट में। वीट में जब वीट का हार्वेस्ट होता है तो उसमें हमको दो चीज़ें प्राप्त होती हैं ठीक। एक होता है ग्रेन और दूसरा होता है स्ट्रॉ, मतलब कि भूसा ठीक। हम दो चीज़ समझते हैं कि पहला होता है ग्रेन और दूसरा होता है भूसा। तो जब हम बात करेंगे कि सिर्फ इकोनॉमिकल यील्ड में क्या आएगा, ग्रेन आएगा, लेकिन बायोलॉजिकल यील्ड में ग्रेन और एक्स्ट्रा दोनों आएगा, क्योंकि बायोलॉजिकल तो ग्रोथ तो हुआ है ना, प्लांट का बॉटनी तो वही है ना कि उसमें ग्रेन भी लगेगा और उसके साथ उसका तना स्टेम भी होगा, लिप्स भी होंगे जो कि भूसा बन जाते हैं, एक्स्ट्रा जिसको बोलते हैं हम। तो इसका ही रेशियो निकालते हैं, तो हम उसको रेशियो निकालते हैं, इसी को हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग इंडेक्स। या इसको और भी एक सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि सिंक्स अपॉन सोर्स इंटू 100 हम बोल सकते हैं हार्वेस्टिंग इंडेक्स को। अब हार्वेस्टिंग इंडेक्स समझ गए हैं तो अब हम जानते हैं कि अब हार्वेस्टिंग इंडेक्स कैसे डिपेंड करता है। अब कि फोटोसिंथेसिस पे ही टोटली डिपेंड है कि फोटोसिंथेसिस कैसा होगा, सोर्सिंग कैसे तैयार होगा, उसी पे हार्वेस्टिंग इंडेक्स डिपेंड करता है। तो अगर हम इफेक्टिवनेस बात, आप फोटोसिंथेसिस डिपेंडेंट, जैसे कि ये इफेक्टिवनेस ऑफ फोटोसिंथेसिस किस पे डिपेंड करता है ये हम समझते हैं कि ये पहला पॉइंट है इसमें, ए लार्ज एंड एफिशिएंट एसिमिलेटिंग एरिया। जैसे कि जो हम जिस खेत में भी, या हम ऐसा फील्ड समझते हैं या ऐसा फील्ड या जो भी हम क्रॉप उगाए हुए हैं तो बड़ी संख्या में होगा, जितना बड़ा संख्या में होगा उतना ज़्यादा हमको सोर्सिंग प्राप्त होगा, तो उससे हार्वेस्टिंग यील्ड भी बढ़ेगी, हार्वेस्टिंग इंडेक्स बढ़ेगा। तो इस पे डिपेंड करता है। फिर दूसरा है कि एन एक्वेटिक सप्लाई ऑफ सोलर एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड, की मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई कैसी है और सोलर एनर्जी मतलब धूप कितना अच्छा लग रहा है, इस पे भी सोर्सिंग का डेवलपमेंट निर्भर करता है, जिससे कि हमको हार्वेस्टिंग इंडेक्स पे डायरेक्ट प्रभाव दिखेगा। और फेवरेबल इन्वायरमेंट कंडीशन भी चाहिए, क्योंकि बहुत अगर मौसम अच्छा नहीं रहा, अगर फसल के अनुरूप अनुरूप नहीं रहा या अनुकूल नहीं रहा तो
अच्छा से डेवलपमेंट नहीं करेगा या वेजिटेशन अच्छे से नहीं होगा किसी प्लांट में, तो जब प्लांट में अच्छे से वेजिटेशन नहीं होगा तो हमको सोर्स सिंक भी नहीं मिल पाएंगे अच्छे से। तो ये टोटली ये सारी चीज़ें डिपेंड करते हैं या प्रभाव डालते हैं हार्वेस्टिंग इंडेक्स पे। अब हम बात करते हैं कि अब जैसे कि अगर किसी भी क्रॉप में ग्रेन यील्ड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसका एक यहाँ पे फार्मूला है जो कि यहाँ पे कैपिटल वाई से दर्शाया गया है कि कैपिटल वाई इजकल टू ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, जहाँ पे अभी बता दे रहे हैं कि क्या वाई क्या होता है, ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है और डी क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं ये फार्मूला है कि किसी भी अगर हम क्राप में ग्रेन यील्ड निकालना है तो हम जैसे हार्वेस्टिंग इंडेक्स के लिए फार्मूला तो था ना कि सोर्स इंटू सिंक अपान सोर्स इंटू 100। तो अभी जब हम बात करते हैं कि किसी भी फसल में ग्रेन का यील्ड कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो उसके लिए एक फार्मूला है y इंटू कैपिटल वाई इजक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी। तो अब हम बात करते हैं कि क्या क्या है, y क्या है, a क्या है, b क्या है और c क्या है और d क्या है। तो सबसे पहले y को देखते हैं, y क्या है तो ग्रेन यील्ड पर यूनिट एरिया, जिसको हम जांच कर रहे हैं या जो निकालना चाह रहे हैं कि ग्रेन यील्ड पर यूनिट एरिया, यहाँ पे y का मतलब होता है और a का मतलब है नंबर ऑफ प्लांट पर यूनिट, कि जिस एरिया की हम बात करते हैं उसमें कितना नंबर ऑफ प्लांट्स हैं, मतलब कितने प्लांट की संख्या है वो ए से दर्शाएंगे। और बी की बात होगी यहाँ पे नंबर ऑफ फर्टाइल टिलर्स पर प्लांट, कि जैसे क्या है कि अभी गेहूँ की बात करते हैं ना तो उसमें बहुत ज़्यादा वेजिटेशन ग्रोथ के समय टिलरिंग होती है, मतलब सेकेंड स्टेज है, उसी के लिए हम सिंचाई भी करते हैं कि टिलरिंग जितना ज़्यादा से होगा, ठीक, सॉइल जितना अच्छा फर्टाइल है उतना अच्छा टिलर भी होगा, और जितनी ज़्यादा टिलर होंगे उतनी ज़्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ होंगे, और हम उसका वेजिटेटिव ग्रोथ होगा तो फिर जब सोर्स अच्छा डेवलप होगा तो सिंक भी अच्छा डेवलप होगा। तो इसके लिए हम नंबर ऑफ फर्टाइल टिलर ऑफ प्लांट भी काउंट करते हैं। और फिर सी, जहाँ का सी का मतलब है कि नंबर ऑफ ग्रेन पर ईयर, कि मतलब कि एक जो बाली है, अगर हम वीट में बात करते हैं कि गेहूँ के एक बाली में कितने ग्रेन हैं, ठीक, कितने मतलब उसमें सीड हैं गेहूँ के, इसको भी हम काउंट करेंगे, उसका नंबर निकालेंगे। फिर डी का फाइंड, और डी और लास्ट है जो कि वेट ऑफ इंडिविजुअल ग्रेन्स, कि मतलब एक ग्रेन का, अब एक बाली में तो 10 होंगे, 20 होंगे, 25 होंगे, ऐसे ग्रेन होंगे, अलग अलग पौधों में अलग अलग होंगे। तो एक मतलब एवरेज मान के चलिए कि 20 से 22 ग्रेन होंगे एक बाली में। तो वहाँ पे हम जब बात करते हैं कि उसके ग्रेन का वेट, मतलब एक ग्रेन का वेट, इंडिविजुअली वेट क्या है वो हम डी से दर्शाएंगे। फिर ये टोटली ये फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। इस माध्यम से हम ग्रेन यील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी क्रॉप में, जैसे कि पैडी हो गया, वीट हो गया, ओट्स हो गया, और मतलब सरगम, बाजरा, मतलब कोई भी प्लांट रहेगा, सीरियल्स या कोई सीरियल्स, सबका हम जांच कर सकते हैं इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। फिर हम आगे बात करते हैं कि अब जैसे यहाँ पे दिया है कि इन वीट बार्ले आर सिमिलर सीरियल्स, जैसे कि गेहूँ है और जौ है, जैसे कि ये दोनों सीरियल सिमिलर्स हैं, इसमें फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, ईयर्स में होता है। ईयर्स में क्या होता है, मतलब वहीं बाली, मतलब बाली को ही बोलते हैं ईयर। और ईयर किस में बनता है, एक फ्लैग लीफ होता है, ठीक, फ्लैग लीफ जो कि मांसल सा फूला हुआ पत्ता होता है, जो मेन जिसके अंदर ईयर बनता है, ठीक। और वो टॉप स्टाल्क भी होता है, मतलब उसका तने टाइप का थोड़ा सा सख्त होगा वो, ठीक। तो उसी में अब स्टाल्क में या ईयर में ही डिसाइड होता है कि कैसे कंट्रीब्यूशन है और कैसे ग्रेन फार्मेशन हो रहा है, ठीक है। उसी पे टोटली प्रैक्टिकली ड्राई मैटर ऑफ ग्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, कि मतलब कि हम जो ग्रेन यूज करते हैं उसी को प्लांट के सीरियल्स में या किसी भी प्लांट में बोलते हैं ड्राई मैटर बोलते हैं ग्रेन को ही, यानी हमको टोटली उसमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, इसी को हम ड्राई मैटर बोलते हैं। जैसे कि बात करते हैं कि जैसे कि अगर हम पैडी में समझते हैं कि पैडी में बोला जाता है ना कि सबसे ज़्यादा वाटर कैपेसिटी होती है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा वाटर डिमांडिंग क्रॉप है। तो 5,000 लीटर लगता है 1 kg ड्राई मैटर तैयार करने में, मतलब 1 kg हम जो चावल खाते हैं उतना बनाने के लिए
उसको 5000 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो वही उसका ड्राई मैटर होता है। 1 kg जो पैडी प्रोडक्ट होता है उसी को उसका ड्राई मैटर बोलते हैं। तो ड्राई मैटर वही है कि जो हम डायरेक्ट यूज में लेते हैं उसी बोलते हैं। जो कि अब उसमें ईयर का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, अब जैसे वीट में हम बात करते हैं तो 50% ईयर का कंट्रीब्यूशन होता है ड्राई मैटर बनाने में, और 70% तक होता है बार्ले में। ठीक, तो ये हम जान गए कि सोर्स सिंक रेशियो क्या होता है, हार्वेस्टिंग इंडेक्स क्या होता है। अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे आइडियो टाइप्स क्या होते हैं, जैसे कि मॉडल प्लांट्स क्या होते हैं, किस प्लांट के कैसे आइडियो टाइप होने चाहिए, ये हम जानेंगे। बस अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही रहने देते हैं इस लेक्चर में, क्योंकि ज़्यादा आगे बढ़ने पे लेक्चर लंबा हो जाएगा। तो बस इसके आगे हम फिर आइडियो टाइप्स जानेंगे, फिर एग्रो क्लाइमेटिक जोन जानेंगे और एग्रो इकोलॉजिकल जोन जानेंगे, तो उसके अगले पार्ट में जानेंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।